जनसत्ता के न्यूज़ रूम चौपाल में जंतर मंतर को लेकर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो नजर आया रात में सब कुछ लगभग खाली हो गया था। जिस स्टेज पर सोनम वांगचुक बैठे थे वो भी खाली कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह से फिर से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। संदीप दिप्के ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रदर्शन अभी चलेगा और उन्होंने संसद मार्च के बारे में एक बार दोबारा जो है वो आवाज उठाई है और साथ ही जो स्टेज को तोड़ दिया गया था, लोगों को वहां से हटाया गया था, एक बार फिर से लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। जंतर मंतर को लेकर क्या कुछ अपडेट है सुबह से? और इसके अलावा कल सरकार को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके अलावा जो भी प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे उनसे बातचीत क्यों करनी पड़ी, प्रतिनिधिमंडल से बातचीत क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में भी यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जंतर मंतर को लेकर आज जो सुबह से अपडेट है सर, सबसे पहले वही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जो है अब तक सुबह से अपडेट सामने आ रही है। मेरा नाम विवेक अवस्थी है। सुबह से सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कांकरों जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं दीप के, उन्होंने कहा कि आज फिर वो संसद मार्च करेंगे और कल का जो घटनाक्रम था उसमें जो प्रदर्शनकारी में छात्र भी थे, युवा भी थे और तमाम तरह के लोग थे। उसमें अपोजिशन पार्टियां भी शामिल थी। तो उन्होंने कहा आज फिर संसद मार्च होगा। कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया और काफ़ी झड़प भी हुई, कई लोग घायल हुए। बताया जाता है कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हालाँकि उनकी सबसे बड़ी मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा है। उन्होंने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता, हम ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल मैं जंतर मंतर पे ही था और तमाम तरह के मैंने घटनाक्रम देखे, तमाम तरह के लोग पोस्टर बैनर लेकर आए हुए थे, अरुणाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से। और जो मंच पर जो वाहन आगे चल रहा था उस पे अभिजीत दीपके और एक्टर प्रकाश राज और सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि अगमो मौजूद थीं और काफ़ी तादाद में भीड़ थी। तो जंतर मंतर पर क्या कुछ अपडेट है कल का भी और आज का, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब ये जानना जरूरी है कि सरकार को 21 दिन बाद क्यों मजबूर होना पड़ा यहाँ पर सीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे बातचीत करने के लिए। जेपी नड्डा से यहाँ पर आशुतोष रांका और साथ ही साथ सौरभ दास की मुलाकात हुई। बाहर आकर उन्होंने अपनी 3 शर्तें जो ज्ञापन सौंपा है वो बताया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सरकार को क्यों यहाँ पर बातचीत करनी पड़ी, ये जानना चाहते हैं। जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये निश्चित रूप से जिस तरह सोशल मीडिया पर एक इशू बन रहा है, बहुत पिछले महीने से लोग यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो एक सरकार के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर इस बात का था, क्योंकि अपोजिशन पार्टियाँ लगातार इस बात को कह रही हैं कि सरकार कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती। डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपने देखा था कि सरकार और किसानों के डेलीगेशन के बीच बातचीत होती थी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ का जो एक कहना था कि सरकार दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे बात नहीं कर रही है, तो उनसे बात करनी ज़रूरी है, आप कम्युनिकेशन कीजिए। और जैसा सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक थी, उस हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको एकदम उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो कहीं न कहीं सरकार के पास जो अपनी एजेंसीज़ हैं, उनका भी इनपुट होता है कि आपको उनका इनपुट होता है। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज़ है, उनका प्रेशर है। जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं वहाँ, उनका कहना है कि भाई हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है, सरकार को हमसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये सारी वजह ऐसी रही होंगी, क्योंकि मानसून सेशन शुरू हो रहा है, दिल्ली में सिक्योरिटी का वैसे ही बहुत बड़ा इशू है, किसान आ रहे हैं वो एक इशू है। तो इस वजह से सरकार, मुझे लगता है कि बातचीत के लिए आगे बढ़ी और उसने मतलब सरकार के बहुत सीनियर मिनिस्टर, बीजेपी के एक्स नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद बात की और इन लोगों ने भी अपनी बात को सरकार तक पहुँचाया है। तो ये एक प्रेशर का हो सकता है, पिछले 1 डेढ़ महीने से लोग बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, ऐसा इनपुट सरकार के पास रहा होगा। बातचीत जो है वो फिलहाल अगर कहें तो एक दौर की हुई और ज्ञापन जो है सौंप दिया गया। आज फिर प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? अब देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो गया है, मैं हुँ। कल प्रोटेस्ट साइट पे था, परसों भी था, तो मुझे क्या, जो अगर आप प्रोटेस्ट को पूरा देखेंगे हुँ, तो हुँ, ये हुँ। समझ आता है कि अब जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको भी ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकार थोड़ा बहुत प्रेशर में है, झुक रही है, हाँ। थोड़ा बहुत प्रेशर में है। और उनका ये कहना है, भाई हमारी माँग तो लीगल डिमांड हुँ। है, उनकी तरफ से। उनका ये कहना है कि भाई, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, लगभग 20 से ज़्यादा बच्चों ने सीबीएसई में सुसाइड स्कैम किया हुआ। और अपोज़िशन ने भी इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया, तो एक बार सरकार हमसे बात कर ले और धर्मेंद्र प्रधान का रेज़िग्नेशन ले ले, तो उनको कहीं न कहीं ये ताकत मिली है। लेकिन कल दिल्ली में स्पेशली कनॉट प्लेस के आस-पास जिस तरह के हालात बने,
उसमें शायद, और जिस तरह अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, अपोजिशन के बड़े नेताओं ने इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया, तो शायद इनको भी, प्रोटेस्टर्स को ये हिम्मत मिली है कि हो सकता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पर कोई फैसला क्योंकि ले सकती है। जैसे ही कल प्रोटेस्ट काफ़ी तेज़ हुआ, वैसे ही चर्चा आने लगी कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात जो है हुई। हालाँकि उसके बाद ये बात सामने नहीं है कि क्या मुलाकात हुई, ये बताया गया कि संसद के दरवाज़े बंद हो गए हैं और उनकी मुलाकात जो है वो यहाँ पर चली है। हालाँकि उसके बाद कुछ भी सामने नहीं आया कि क्या कुछ अपडेट हो सकता है। इसको लेकर भी ये स नज़र आ रहा है और कल ही कई लोगों ने ये हेडलाइन भी डाली कि क्या वो इस्तीफ़ा जो है वो दे सकते हैं। मतलब जो रेजिग्नेशन वाली बात है, वो तो सरकार का फैसला है कि सरकार कितने प्रेशर में आती है, प्रोटेस्ट कितना चलता है, और क्या वाकई सरकार उनका पोर्टफोलियो चेंज करती है, कैबिनेट से हटाती है, रेजिग्नेशन वगैरह होता है, ये तो सरकार का फैसला है। लेकिन एटलीस्ट जो अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने की जरूर कोशिश की है सरकार पे कि आप इनसे, प्रोटेस्टर्स से बात करो और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लो। और ये भी एक अब जो है हिम्मत और हौसले की परीक्षा है इनके, प्रोटेस्टर्स की, कि ये कितना लंबा दिल्ली में अपने आंदोलन को मतलब सस्टेन कर पाते हैं, कितने वक्त तक आंदोलन स्थल पर टिके रहते हैं। क्योंकि और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस हो, होम मिनिस्ट्री हो, सरकार हो, इनको भी नेशनल कैपिटल है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर कोई मिसहैपनिंग हुई तो सवाल सीधे सरकार पे, पुलिस पे, मिनिस्ट्री पर उठते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हुए, मेंटेन रखते हुए सारी चीज़ों को, और प्रोटेस्टर्स भी अपनी बात कह सकें और लॉ एंड ऑर्डर भी खराब ना हो, इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये प्रोटेस्टर्स को भी और गवर्नमेंट को भी आगे जाना चाहिए। ठीक है। एक प्रोटेस्ट के बारे में हमने बात की यहाँ पर जंतर-मंतर पर जो हो रहा है, इसी बीच आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर की ओर यहाँ पर जो है फार्मर्स लगातार बढ़ रही हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है होने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जो यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और आज किसान क्या कुछ कहने वाले हैं और क्या कुछ उनकी माँग है उसके बारे में समझेंगे। मेरा नाम नैना गुप्ता है। आज जो है शंभू बॉर्डर यानी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बहुत सारे हज़ारों किसान आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि वो जो दिल्ली में किसान घाट है वहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं। वो इस भारत और अमेरिका के बीच जो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट है उसको वो उस पर बातचीत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस ट्रेड डील से कृषि सेक्टर और हमारा डेयरी सेक्टर और जो रूरल इकोनॉमी इकोनॉमी है हमारी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका कहना है कि अगर बाहर से प्रोडक्ट्स आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि प्रोडक्ट्स, तो इंडिया के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको नुकसान होगा, वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह धारा बीएनएस की लगा दी गई है वहाँ पर 163, ताकि दिल्ली में किसी तरह की अशांति ना फैले। सभी किसानों को वहीं पर रोकने की कोशिश है पूरी तरह से। इसके अलावा जिनकी अगुवाई में गुरनाम सिंह चन्नूनी जिनकी अगुवाई में हो रहा है, उनको भी हिरासत में ले उनको लिया। हिरासत में ले लिया गया है। किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हुँ। चढ़ूनी ग्रुप के, उनको हिरासत में लिया गया। उनके अलावा भी कई अन्य किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की पूरी तैयारी है। वहाँ पर दोनों तरफ की सड़कों पर कंक्रीट बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे किसी तरह के किसान वहीं रुक जाएं और दिल्ली की तरफ कूच ना करें। ठीक है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये नैना थोड़ा समझा सकते हैं कि क्या कुछ है और किस वजह से किसान जो है पूरी तरीके से इसके विरोध में आ गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसानों का कहना है, अगर फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ भारत और अमेरिका के बीच, तो जो वहाँ के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया आएंगे, और जो इंडिया के किसानों के प्रोडक्ट्स हैं जो अभी कम दाम पे मिलते हैं, तो बेसिकली कंपटीशन बढ़ जाएगा। और भारत के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी जो इनकम है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए किसान इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पे बात की जाए और ये जो नॉर्म्स हैं फ्री ट्रेड डील में, उस पर बात की जाए। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर संसद के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें नज़र आई थी। आपने देखा किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वो आवाज़ें उठाई थी। इसके अलावा आज से मॉनसून सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, इसी बीच एनडीए की बैठक भी हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मॉनसून सत्र में क्या कुछ खास जो है वो इस बार होने वाला है और कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएँगे, इसी बीच एनडीए के मंगल मिलन की चर्चा अब हो रही है। सरकार अपने कुछ बहुत अहम बिल इस वाले मॉनसून सेशन में लाने वाली है, जिसमें वंदे मातरम बिल को लेकर काफ़ी चर्चा है। लेकिन इसके बीच में जो प्रेशर सरकार के ऊपर आ गया है, वो एक तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का इशू है, इसको लेकर प्रेशर आ गया। दूसरा जो एनईटी में पेपर लीक का जो मामला है, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर सरकार थोड़ा बहुत दबाव में दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मॉनसून सेशन है, इस पूरे मॉनसून सेशन के दौरान एनईटी का इशू, पेपर लीक का इशू, या ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, इसका इशू बहुत बड़े पैमाने पे सामने आ सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफ़ी बज़ है और लोग बात कर रहे हैं कि
जो पेपर लीक है वो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसके लिए किसी की अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं हो रही है, या प्रोटेस्टर्स की जो मांग है, प्रदर्शनकारियों की जो मांग है कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी को लेकर ये जो दो बड़े इशू हैं इस पर, और इसके अलावा महंगाई और बाकी इश्यूज तो हैं, लेकिन और इसके अलावा सरकार को डिलिमिटेशन पे सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ी है। वंदे मातरम बिल आएगा आने वाले दिनों में, उसको लेके गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट के दोनों सेशन में ठीक ठाक हंगामा और सड़क पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का इशू भी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा पीछे हो रहा है, जो भी मौजूदा हालात हैं, और क्योंकि कल जिस तरह प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ, या जिस तरह का हल्का फुल्का वहाँ पे वायलेंस हुआ, झड़पें हुई हैं दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, इसको अपोजिशन बहुत बड़े पैमाने पर मुद्दा बना सकता है। और आने वाले कुछ दिनों में, जब तक एटलीस्ट मानसून सेशन है, अगर सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में कहीं कोई एग्रीमेंट हो जाता है, या इनकी किसी बड़ी मांग को, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को मान लिया जाता है, तो ये प्रोटेस्ट सेटल हो खत्म हो जाएगा। सकता है। वरना ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा और अपोजिशन पार्टीज भी इसको लेके सरकार को घेरेंगी। एक और जो अहम मुद्दा है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बज़ है, एथेनॉल। उसको लेकर क्या मानसून सत्र में किसी तरह की आवाज़ उठेंगी? क्योंकि कांग्रेस की भी मीटिंग हुई और ये कहा गया कि बहुत बड़ी रणनीति जो है इस बार सरकार को घेरने के लिए बनाई जा रही है। ये जिस दौर में हम हैं उसमें सोशल मीडिया हुँ। बहुत एक्सट्रीम पावरफुल है। दुनिया में बैठा हुआ आदमी दुनिया के किसी भी कोने को देख सकता है, समझ सकता है। एथेनॉल का जो इशू है वो आम आदमी की जेब से जुड़ा हुँ। हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत सोशल मीडिया पे की है कि उनकी बाइक का या उनकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है। और सरकार इस बात को एड्रेस भी नहीं करना चाह रही है। एड्रेस तो मतलब हुँ। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास जो इश्यूज़ हैं इस तरह के, हुँ। आप इश्यूज़ हमारे पास भेजिए, आपकी गाड़ियों का इश्यूज़ हो, या आपके इंजन में कोई इश्यू आ रहा हो, तो आप भेजिए, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत है कि उनके जो गाड़ी का एवरेज हुँ। है, या गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बड़ी है। और एक जो सवाल आम तौर पर इसमें उठ रहा है कि सरकार बहुत कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही है कि E20 पे आ जाए, E30 पे आ जाए, या अभी E85 और हुँ। E100 तक की बात हो गई। तो सरकार जिस रफ्तार से, मुझे ऐसा लगता है सरकार जिस रफ्तार से इस मामले में आगे बढ़ना चाहती थी, उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा है। और जितने कम्यूटर्स हैं, घर से सबको निकलना है, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, पेट्रोल सबको डलवाना है। तो ये बहुत ही आम आदमी से जुड़ा हुआ इश्यू है। और अभी पिछले दिनों ही ऐसी खबरें आई है कि सरकार E30 को लेकर अब पीछे हट रही है, और वो E20 तक हुँ। को लेकर आ रही है। लेकिन इस पर लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, और देखना होगा कि ये पार्लियामेंट सेशन में भी ऐसा हो सकता है कि ये इश्यू बड़े पैमाने पर उठे। इसके अलावा जो यहाँ पर संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए हुँ। 33% जो यहाँ पर आरक्षण है, उसको लेकर जो एक फिक्स्ड फ़ॉर्मूला है, वो पेश करने को लेकर भी हुँ। प्रेशर जो है आ रहा है। प्रेशर है, सरकार उस पर आगे बढ़ने भी जा रही है, नारी हुँ। शक्ति वंदन अधिनियम पर। और लेकिन इस बीच पिछला 1 से हुँ। डेढ़ महीना जो था, सरकार राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी में जो कथित आरोप हैं, उसको लेके अंडर प्रेशर थी। हुँ। अब प्रेशर आ गया है ये एनईटी वाले सीजेपी के प्रोटेस्ट को हुँ। लेकर। तो इनके बीच में एथेनॉल का भी इश्यू है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी है, वंदे मातरम बिल भी है, और भी कुछ बिल सरकार को लेकर आने हैं। तो इसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है, कैसे आगे बढ़ेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट आने वाले दिनों में जैसे लगातार एडजर्न होती गई, हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसे अगर एडजर्न हुई तो परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद भारत ने बड़ा एक्शन उठाते हुए सिंधु जल संधि जो है पाकिस्तान के लिए स्थगित कर दी थी और उसके बाद से पाकिस्तान में बुरे हाल हैं। कई जगहों पर पानी रिसीव करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार भारत अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुका है और दो टूक एक बार फिर से पाकिस्तान से कहा गया है कि जो सिंधु जल संधि है वो अपने पूरे स्वरूप में नहीं है और जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा और तब तक ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट नया आया है, क्या कुछ भारत ने बड़ा स्टैंड लिया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। है ना? जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि सिंधु जल संधि को लेकर कोई भी अपडेट जो है वो सामने नहीं आया था, लेकिन बार-बार भारत जो है वो ये कहता रहा है कि उसका जो टेक है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो इस जो स्थगन को वापस नहीं लेना चाहता है। जी, भारत ने करीब 1 साल पहले जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया था और दोनों देशों के बीच जो ब्यास, सतलुज हुँ, और समेत जो और नदियाँ हैं, उनका पानी फिलहाल संधि जो है हुँ। स्थगित है। लेकिन अब भारत ने कहा है कि जो मौजूदा स्वरूप है, क्योंकि ये संधि जो है 1960 में 60 बनी हुई में। थी, तो 6 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसका कहना है कि जो नियम और प्रावधान उस समय रखे गए थे, वो अभी फिलहाल के समय के हिसाब से नहीं है, उन्हें बदलने की हुँ, ज़रूरत है। तो भारत ने अभी आज दो टूक पाकिस्तान को बोल दिया है कि मौजूदा स्वरूप में इस संधि पर
संधि को कायम नहीं किया जाएगा, दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भारत का फोकस जो है चिनाब नदी पर 5000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर है, उस पर तेज कर दिया है। ये अपडेट भी आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव दिया है कि जो रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि 5000 मेगावाट्स के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे भारत का फोकस है। और सिंधु जल संधि को लेकर भारत का टेक एकदम क्लियर है कि जब तक उसमें चेंजेस नहीं होंगे तब तक वो दोबारा शुरू नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे लगातार यह प्रेशर बना रहा है कि भारत ने संधि रोक दी है, जिससे उसे पानी नहीं मिल रहा है और वहाँ पर कई चीज़ों में पानी का संकट हो रहा है। पाकिस्तान में कमर्शियल व्यवधान हो रहे हैं उनके बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये फिलहाल भारत का टेक है आर्थिक सिंधु जल संधि पर। तो फिलहाल पाकिस्तान को लेकर जैसा अपडेट आपको मिला कि टेररिज्म को लेकर भी है, क्योंकि बार-बार पाकिस्तान ये कह रहा है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी कह चुका है कि पाकिस्तान जब तक जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो टेररिज्म है, इसके अलावा बॉर्डर टेररिज्म है, इन तमाम चीज़ों को कम नहीं करेगा या फिर लेवल डाउन नहीं करेगा, तब तक भारत अपना यही टेक रखने वाला है। भारत के लगभग हर राज्य में इस वक्त बारिश का जो पूरा दौर है वो जारी है। कई जगहों पर बारिश राहत बन रही है, वहीं दूसरी तरफ पर आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। सिक्किम के नामची जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें यहाँ पर एक टनल में भूस्खलन होने से लगातार यहाँ पर दिक्कतें हो गई हैं। जो एंट्री गेट है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। फिलहाल वहाँ से क्या कुछ अपडेट आ रही है, ये जल्दी से जानते हैं। बता दें, सिक्किम का जो नामची ज़िला है, यहाँ पर एक टनल थी और टनल के पास भूस्खलन हुआ। इसमें अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जैसा कि वहाँ के प्रशासन ने बताया है, और 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जो अभी तक का अपडेट है। और इसको लेकर बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। यही अभी तक का अपडेट है। ठीक है। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और टनल का जो एंट्री गेट है वो फिलहाल के लिए बंद हो गया है, क्योंकि भूस्खलन हुआ। इसके अलावा भी सिक्किम में पहले भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नज़र आई, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं अलग-अलग जगहों पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर इस तरह की दिक्कतें हुई हैं और देश के कई कोनों में लगातार बारिश जो है आफत बनती हुई फिलहाल नज़र आ रही है।